नमस्कार, सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत तो उन्नाव से खबर, जहां पर उन्नाव में सरसों के तेल की लूट हो गई। जी हां, तेल लूट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। कल शाम को बता दें आपको कि एक्सप्रेस वे पर एक टैंकर पलटा, 20,000 लीटर तेल बह गया। गांव वालों में तेल लूटने की इस दौरान होड़ देखने को मिली। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और रास के लोधा टिकुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर टैंकर पलटा है। सरसों तेल लेकर जा रहा था ये टैंकर, और कहा यह जा रहा है कि जब टैंकर पलटा तो सरसों तेल बह गया और फिर इसकी लूट मच गई। और ये वीडियो अब सामने आया है। बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गया। अनुज, कब का है ये मामला, कब का है ये वीडियो? जी बिल्कुल नीलू, आपको बता देंगे कल शाम का मामला है और आज थाना क्षेत्र के लोधा टिकुर गांव के पास में एक्सप्रेस वे के पास जो टैंकर था वो तेल से लदा हुआ था। 20,000 लीटर इसमें तेल था। वो एकदम से अनियंत्रित होकर पलट जाता, जिसके बाद जो तेल टैंकर में भरा हुआ था वो पूरी तरह से रास्ते में फैल जाता है, जिसके बाद जो खंती थी वहां पर तेल फैल जाता है। जिसके बाद ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिलती है तो ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं और तेल जो जिसको जैसा चीज मिली भरने के लिए उसने उस चीज में उस तेल को भरा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से तेल को भर रहे हैं। बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में ये तेल फैला हुआ था। हालांकि जो एक्सप्रेस वे के कर्मचारी थे उन्होंने जो रोड में फैले तेल को धुलाई कराने के बाद वहां साफ कराया, लेकिन जो जनता थी वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। तेल लूटने की होड़ ऐसी बची कि जिसको जैसा बर्तन मिला उसने वैसा बर्तन, पिपिया और डिब्बे लेकर उसमें तेल भरा और पूरी तरह से उसको भरते रहे। हालांकि पुलिसकर्मी जब पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन माने नहीं, जिसके बाद पुलिस ने बिल्कुल, तो टैंकर पलटा, सरसों तेल बहा, लेकिन मजे वहां के गांव वाले के आ गए और बर्तन लेकर वो पहुंच गए। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद इनको वहां से हटाया गया, फिर रास्ते को साफ किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज कुमार जानकारी देने के लिए। और अब सीएम योगी के बागपत दौरे की बात की जाए तो बागपत पहुंच चुके हैं सीएम योगी। दिल्ली से बागपत पहुंच चुके हैं सीएम योगी। जिला अस्पताल का आज निरीक्षण करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। एक मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग के बाद वापस फिर दिल्ली जाएंगे सीएम, क्योंकि दिल्ली में भी मीटिंग है सांसदों के साथ, जिसमें उन्हें शामिल होना है। तो इस वक्त खबर यही मिल रही है कि बागपत सीएम पहुंच चुके हैं और वहां पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने वाले हैं। शहजाद राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद, पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री वहां पर, फिलहाल कहां पर है इस वक्त मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है, सीएम जो है बागपत पहुंच चुके हैं। सीएम का जो हेलीकॉप्टर है वो बागपत पुलिस लाइन में लैंड हो चुका है और अब जानकारी मिल रही है कि सीएम जो है जिला अस्पताल पहुंचेंगे, वहां तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की जो बात की जा रही है उसको लेकर जो है सीएम तैयारियों का जायजा लेंगे। जो जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे, सीएमओ से बात करेंगे और उसके बाद जो सीएम का प्रोग्राम है, सीएम जो है बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद जो अधिकारी हैं, डीएम है, कमिश्नर है, एडीजी है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जो है बागपत के विकास कार्यों पर सीएम जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है सीएम का जो बागपत के बीजेपी नेता है उनसे मिलने का जो है प्रोग्राम है। सीएम के जो तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर वो तमाम पूरी है। कलेक्ट्रेट को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। कमिश्नर मेरठ, एडीजी मेरठ, बागपत एसपी, तमाम अधिकारी पश्चिम यूपी के बागपत जनपद में मौजूद हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली वापस लौटना है, क्योंकि यहाँ पर भी मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है। तो कब तक रहने वाले हैं बागपत में और फिर वहां से कब तक दिल्ली के लिए निकलेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली में जो है मीटिंगों का दौर जारी है। चुनाव मोड में जो है बीजेपी है, सीएम है, तमाम सांसद हैं। अभी जो सीएम है वो दिल्ली से ही आ रहे हैं और यहाँ जो कार्यक्रम है 2-3 घंटा बागपत में, लगभग जो जानकारी मिल रही है 2-3 घंटा सीएम जो है बागपत में रहेंगे और उसके बाद फिर बागपत से दिल्ली लौट जाएंगे। फिलहाल जो कार्यक्रम है वो बागपत कलेक्ट्रेट का कार्यक्रम है, बागपत जिला अस्पताल का कार्यक्रम है। एक सिसाना गांव पड़ता है, वहाँ प्राथमिक विद्यालय का जो निरीक्षण है वो भी सीएम कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक यही जानकारी है। फिलहाल सीएम बागपत में है और जो है जिला जो अस्पताल है उसका निरीक्षण जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश फतेह के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल सभी 43 नए मंत्रियों को 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे संवाद का निर्देश दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इन मंत्रियों को लिखी चिट्ठी में जन आशीर्वाद यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी सभी नए 43 केंद्रीय मंत्रियों को इस तरह के कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जैसे यात्रा के दौरान धार्मिक, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी, शहीदों के परिवार और जानी मानी विभूतियों के घर जाया जा सके। आशीर्वाद जो मिनिस्टर बन के गए हैं वो कम से कम 4 लोकसभाओं का दौरा करते हुए अपनी लोकसभा में जाएंगे और आभार प्रकट करेंगे जनता की। ये आशीर्वाद लेना तो सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि लोगों से आशीर्वाद ले, लेकिन अभी क्या होगा उसकी अभी कल्पना की जा रही है। अभी कोई रचनात्मक घर घर तक जाएंगे मंत्री आशीर्वाद लेने? देखिए, उसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये बात है कि जितना ज्यादा लोगों से मिल सकेंगे वो मिलेंगे। और 2022 में बीजेपी विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर पार्टी ने एक बुकलेट भी जारी कर दिया है। इस बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर है। बुकलेट में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और विकास के कामों का लेखा जोखा पेश किया गया है। तो इरादे नेक, काम अनेक, इस तरह की बातें इस बुकलेट में हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट और टीकाकरण, 1,80,000 कोविड बेड, ये तमाम तरह की उपलब्धियां जो योगी सरकार के कार्यकाल में रही है उसको इस बुकलेट के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। जैसे बाल सेवा योजना है जिसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, 23 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया गया। तो ये तमाम बातें यानी कि योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान इस बुकलेट में। भारतीय जनता पार्टी के इरादे नेक की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कोविड काल में लाशें नदियों में तैरती नजर आई और लाशों को जानवर नोचते नजर आए। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, किसान यहाँ धरने पे बैठा, लगातार किसानों की मौतें हुई और महंगाई और बेरोजगारी से लोग यहाँ आत्महत्या करते रहे। ये तो इनके इरादे थे। जहां तक काम अनेक की बात है तो जाहिर सी बात है जो समाजवादियों ने काम किया था 4.5 साल तक समाजवादी काम का या तो फीता काटते रहे या समाजवादी काम का नंबर बदलते रहे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की उपयोगिता के हिसाब से भगवान श्री राम को पहले पन्ने पर या आखिरी पन्ने पर रखती है। आज भगवान श्री राम पहले पन्ने पर आ रहे हैं, रामलला विराजमान पहले पन्ने पर आ रहे हैं और इससे पहले सारे घोषणा पत्रों में भगवान श्री राम आखिरी पन्ने पर आते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं राजनीतिक एजेंडा है। ये राम के नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आस्था प्रभु राम और राम मंदिर के निर्माण में है। करोड़ों करोड़ राम भक्तों की तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने भी मंदिर निर्माण के आंदोलन में भाग लिया और आज जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के विकास यात्रा के पुस्तक के कवर पृष्ठ में रामलला विराजमान से अच्छा चित्र और क्या हो सकता है। और उत्तर प्रदेश विजय के लिए दिल्ली में महामंथन का दौर लगातार जारी है। आज इसका दूसरा दिन है उत्तर प्रदेश बीजेपी की बैठक का। आज भी उत्तर प्रदेश सांसदों की दिल्ली में बैठक होगी जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहने वाले हैं। 2022 चुनाव में जीत को लेकर ये पूरा मंथन चल रहा है। अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र की आज ये बैठक होने वाली है जिसमें तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। साल 2010 में रूस की सेंट पीटर्सबर्ग में इसे मनाए जाने की घोषणा हुई। तब से हर साल इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके जरिए लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है और लोगों को इकोसिस्टम में बाघों के महत्व के बारे में भी बताया जाता है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज देश में तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया के सिर्फ 13 देश में ही बाघ पाए जाते हैं और इसमें भी 70% बाघ केवल भारत में है। और उधर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर किया,
लिखा कि वन्यजीव प्रेमी विशेष रूप से बाघ संरक्षण के प्रति उत्साही लोगों को बधाई। विश्व स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर हम अपने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र को घोषित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। भारत 18 राज्यों में फैले 51 बाघ अभयारण्यों का घर है। 2018 की अंतिम गणना जो बाघों की हुई थी, उन बाघों की आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा से 4 साल पहले बाघों की आबादी को दुगुना करने का लक्ष्य हासिल किया है। बाघ संरक्षण की भारत की रणनीति स्थानीय समुदायों को शामिल करने को सर्वोच्च महत्व देती है। हम सभी वनस्पतियों और जीवों के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार से भी प्रेरित है, जिसके साथ हम अपने महान ग्रह को साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इंटरनेशनल टाइगर्स डे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम सभी को अपने राष्ट्रीय पशु के संरक्षण हेतु जागरूक करता है। आइए पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने और बाघ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए बाघ के संरक्षण के हेतु संकल्पित होकर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को सार्थक बनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें गुजरात के भावनगर में ब्लैक बग नेशनल पार्क से 3000 से ज्यादा काले हिरन रोड क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कितना अद्भुत नजारा है ये, और इसी को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। तीन 3000 काले हिरन रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल को 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इसमें शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी शामिल होंगे। इस मौके पर वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई ऐसे बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, जिनमें सबसे अहम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम और स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स की शुरुआत शामिल है। खास बात यह है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में पढ़ाई बीच में छोड़ना अब बेकार नहीं जाएगा, बल्कि क्रेडिट के रूप में जमा रहेगा। आप जब चाहेंगे उसे दोबारा वहीं से शुरू कर सकेंगे या फिर नए कोर्स के दाखिले में उसका लाभ मिल जाएगा। छात्रों के लिए ये स्कीम काफी फायदेमंद होगी। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने पिछले 29 जुलाई को मंजूरी दी थी। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें, बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें, क्विज में भाग ले और जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। और खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर बारिश से हादसा हुआ है। बारिश से कच्चा मकान गिरा। मकान गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। मलबे में दबने से बच्चे की मौत हुई है। जहानागंज के बेहटा गांव का यह पूरा मामला है। बारिश हो रही थी, बारिश में यह कच्चा मकान गिरा और इस मकान के गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। और प्रयागराज में एक महिला की हत्या कर दी गई। खीरी इलाके में धारदार हथियार से महिला की हत्या की गई है। 3 बच्चों के साथ घर में ये महिला थी। पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो प्रयागराज से खबर है, जहां पर एक महिला की हत्या की गई है। 3 बच्चों के साथ घर में थी महिला जब इसकी हत्या की गई। पुलिस अब तमाम एंगल को तलाशने में जुटी है।
तो महिला का शव मिला है घर में। 3 बच्चों के साथ रह रही थी महिला, जिसकी हत्या की गई है। धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है। पुलिस अब मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक महिला थी, 3 बच्चों के साथ रहती थी और बताया जा रहा है कि इसकी हत्या कर दी गई है। किसी धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है। पुलिस अब तमाम एंगल को तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वजह रही कि इस महिला की हत्या की गई। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप भी एंकर और रिपोर्टर्स बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज 18 यूपी यूके देगा आपको मौका। आप न्यूज एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉग इन कीजिए news18.com/UP_anchor_reporter। शॉर्टलिस्ट लोगों को मिलेगा मौका।